ओके ओके। चलिए, क्या हाल चिंतक है? सब बढ़िया? गुड। हाँ, नहीं, चलिए फिर से आप लोगों के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में तो कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना? कंबाइंड क्लास है। कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी वाले हैं, कुछ हिस्ट्री वाले हैं। तो सबका एक प्लेटफॉर्म पे लाना है ना। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बढ़िया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को उठाए जो सबके लिए कॉमन, है ना? चलिए, चलिए तो थोड़ा सा हम लोग डालते हैं प्रकाश किसके ऊपर। हाँ, वैसे भी प्रकाश बहुत डला रहा है क्या? चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है ना? तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबको सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा वो क्या है। इकोनॉमी। इकोनॉमी से ही क्या बन रहा है? इकोनॉमिक्स बना है। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ठीक है, इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, अर्थ। हाँ, ये वर्ड देखिएगा, अर्थ। यहाँ पर भी आपको अर्थ मिल जाएगा, अर्थशास्त्र में भी। यहाँ पर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। ये अर्थशास्त्र है, ये है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थ का सबसे पहले अगर मीनिंग समझ लेते हैं तो वर्ड समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर अर्थ का मतलब तो मतलब होता है, मीनिंग होता है। नहीं, यहाँ पर जिस अर्थ का बात किया जा रहा है उस अर्थ का मतलब है मनी, है ना? अर्थ का मतलब मनी। ठीक है, जैसे जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं हम लोग तो एक वर्ड मिलता है पुरुषार्थ, है ना? तो सात की संख्या 4 है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, इन चारों को ही क्या कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। यानी हर पुरुष का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो पुरुषार्थ की संख्या 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी सब काम जो होना चाहिए धर्म के आधार पे है। अर्थ मतलब सही धर्म का पालन करते हुए अपना अर्थ कमाइए, पैसा कमाइए। ठीक है, काम, काम को बहुत लोग ना वासना से कनेक्ट करते हैं, जो गलत है। काम का मतलब होता है धर्म पर चलते हुए संतान की उत्पत्ति करना, इसको काम कहते हैं। ठीक है, और हर जीवित प्राणी का एक ही ध्येय होता है, एक ही मोटो होता है, वो क्या है? मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए एक वर्ड आया अर्थ, है ना? अर्थ को हम लोग क्या बोले? कमाना। तो क्या कमाना? पैसा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मनी, है ना? तो इकोनॉमी क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप है। यानी कि ये क्या है? धन से संबंधित क्रिया। ठीक है, धन से संबंधित क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी
सिंगल वर्ड है और इनकम्प्लीट वर्ड है, ठीक है। जैसे सिर्फ इकोनॉमी बोलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लेस का नाम, जैसे इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, है ना। सिर्फ इकोनॉमी बोलिएगा तो कहानी गड़बड़ है, ठीक है, गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए शाम के पहले लगाना पड़ता है कि हाँ, अर्थव्यवस्था किसकी? भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप, और आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब धन से संबंधित क्रिया को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी को ही क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। यहां तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। इसी नाम से एक बुक भी लिखा गया, विश्व का पहला बुक जिसमें इकोनॉमी के बारे में बताया गया। कौन से इकोनॉमी के बारे में? पहले बताया ना कि इकोनॉमी अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक कोई क्षेत्र का नाम नहीं लगा। तो एक क्षेत्र लगा दिए, क्या? मौर्य काल का अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो उस बुक का नाम भी क्या था? अर्थशास्त्र था। लिखने वाले कौन? चाणक्य, एकदम सही। कौटिल्य, अरे बहुत नाम है, पता नहीं लोग इतना नाम क्यों रखते हैं, एक नाम से काम है, चार चार पांच पांच नाम रटो, ठीक है। तो एक्चुअल नाम क्या है? विष्णुगुप्त, है ना। इनका एक और नाम है, इन्हीं को हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चाणक्य? क्योंकि इनके पिता का नाम चणक था। पिता का नाम क्या है? चणक। तो चणक के पुत्र चाणक्य। समझ में आ रही बात है? एक और नाम है, क्या नाम है? कौटिल्य। अब कौटिल्य क्यों कहते? कुटिल बुद्धि के थे, इसीलिए नाम क्या? कौटिल्य। तो ये दोनों क्या बताते हैं? इनकी विशेषताओं को बताते हैं। इसलिए एक्चुअल नेम क्या? विष्णुगुप्त। लेकिन ज्यादा फेमस किससे हैं? चाणक्य से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग दो चीज समझे कि एक इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी देश की आर्थिक क्रियाकलाप को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। लिखते भी चला जाएगा साथ साथ में, तो पता चला कि कोर्स सब ऐसा ही कंप्लीट कर दिए बोलते बोलते, है ना। तो किसी भी देश की आर्थिक क्रियाकलापों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसके माध्यम से हम लोग अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। आसान लगा? हाँ, लिखना भी है ना। चलिए, तो वैसे भी आप लोग ऐप पे तो हैं, है ना। और टीचमेंट वाले में ना रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाता है, तो सब तो इनरोल है ना टीचमेंट वाले ऐप से, ठीक है। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी चले जाइएगा, वहां के सेक्शन में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेक्शन में। तो पूरे वीडियो को भी आप घर में इत्मीनान से देख सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ सिर्फ समझिए पूरा एकदम दम तक, और फिर जाकर फिर घर पे भी एक बार ट्राई कर लेना है, तो डबल रिवीजन। उसके बाद डायरेक्ट किताब या कॉपी में नहीं रहेगा, चीज कहाँ होगी? दिमाग में। तो और क्या चाहिए, है ना। आगे बढ़ा जाए। इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, किसी देश की आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमी, ठीक है। और जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे उसी को कहेंगे अर्थशास्त्र। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, ठीक है।
चलिए, तो एक बंदा, नाम एडम स्मिथ, रहने वाले कहाँ? स्कॉटलैंड। ठीक है, एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के हैं। क्या? तो दार्शनिक है, एक फिलोसफर। ठीक है, इन्होंने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखा। ठीक है, बुक का नाम क्या है? ठीक है, तो इनके बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए, तो आप लोग डंडी मार देते हैं, सिर्फ याद रखते हैं एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में इस बुक को हम लोग क्या कहते हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस बुक में बहुत सारी चीजों को उन्होंने समझाया। सबसे पहले क्या समझाया? सबसे पहले समझाया पूंजीवाद को, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वो किस बुक में दे रहे हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इसी बिग बुक में वो समझा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। ठीक है, मांग एवं उसकी पूर्ति, है ना। ये भी क्या है? हमारा एक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में एडम स्मिथ ने जानकारी दी थी अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में। ठीक है, इसीलिए हम लोग एडम स्मिथ को किस रूप में जानते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, मॉडर्न लगाना जरूरी, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे देश से हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु, है ना। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या होती है, राजा का दायित्व क्या होता है। ठीक है, जब अर्थशास्त्र को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया गया, जिसमें बताया गया कि राजा के लिए 7 प्रमुख अंग होने चाहिए, जिस पर वो कंट्रोल करके अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से चला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो विष्णुगुप्त कहलाते हैं, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स वो कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, तो जनरली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। कुछ कुछ वर्ड अभी से भारी लग रहा होगा कि ये पूंजीवाद क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है। बहुत आसान, इकोनॉमिक्स को समझना सबसे आसान होता है, बशर्ते किताबी भाषा के पीछे ना भागे। ठीक है, अपने सरल भाषा में अगर आप इसको समझते हैं तो बेस्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? झोला उठाइए, सब्जी मार्केट जाइए, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, सब समझ में आने। हाँ, किताब में जाके ढूंढिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, तो हर अर्थशास्त्री चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके लिखते हैं। चीज वही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है, जटिलता बहुत है, जिसको सरल भाषा में आप नहीं समझ पाते। तो सरल भाषा में ही हम लोग को इकोनॉमिक्स को समझना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही ना बातें? इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, इकोनॉमी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत एडम स्मिथ के बारे में जाने। ठीक है, कि 1776 में उन्होंने एक बुक लिख लिया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसी बुक में वो कैपिटलिज्म को बताए, इसी बुक में वो डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताए। ठीक है, काफी कुछ एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। क्लियर है? चलो।
चलिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, तो जनरली अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग प्रकारों की संख्या 5। ठीक है, मेनली 3 होते हैं, नॉर्मली 5 में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहली जो अर्थव्यवस्था है उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक है, पहला क्या कहलाएगा? कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक है, पहले नाम शब्द का समझते हैं तो एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दूसरा का नाम है सोशलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसका और भी नाम है, लेकिन जो प्रमुख प्रचलित नाम है वो समाजवादी। ठीक है, इसी को साम्यवादी भी कहते हैं, इसी को राज्य भी कहते हैं। ठीक है, राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरा आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, फोर्थ जो है, ये तो 3 मेनली हो गए, इकोनॉमी के 3 मेनली पार्ट होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। इसके अलावा इसको हम लोग बांट सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये मुख्यतः 5 प्रकार है किस चीज के? इकोनॉमी के। ठीक है, अब ये टाइप समझने के लिए 2 चीज आप लोगों को समझना है। ठीक है, एक वर्ड प्रोडक्शन और एक वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उत्पादन, वितरण नहीं, उपभोग का मतलब होता है कंजप्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, बांटना, है ना। हिंदी में इसको कहेंगे उत्पादन और इसे कहेंगे वितरण। ठीक है, इन्हीं 2 चीजों पे पूरे इकोनॉमी को आप इजी वे में समझ सकते हैं। बुक्स क्या बोल रहा है और क्या बोलते हैं, डजंट मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे ही इन सभी को हम लोग कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना। ठीक है, गुड डे बिस्कुट बना रहे हैं, चाहे डेयरी मिल्क सिल्क बना रहे हैं, चाहे दूध बना रहे हैं, जो भी है, पैकेजिंग कर रहे हैं, बिस्किट्स है, आटा है, कुछ भी है, वो सब क्या है, प्रोडक्शन। स्टील बनाना, आयरन बनाना, ऑटोमोबाइल्स गाड़ी बनाना, मोबाइल्स, है ना, तो सब क्या है, प्रोडक्शन, उत्पादन। ठीक है, तो एक विषय है उत्पादन, और जो चीज प्रोडक्शन हुई है उसको बांटना, किसके बीच में, लोगों के बीच, इसी को हम लोग कहेंगे वितरण। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो इन दोनों के आधार पर ही हम लोग क्या समझे, पूंजीवादी, समाजवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी को समझते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का वो प्रकार जिसमें प्रोडक्शन का जो भी राइट है और वितरण का जो भी राइट, ठीक है, प्रोडक्शन का राइट, डिस्ट्रीब्यूशन का राइट किसके पास होता है, तो किसी
निजी कंपनी के पास होता है, प्राइवेट कंपनीज के पास। ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का सारा राइट किसके पास है? निजी कंपनियों के पास है। टाटा बिरला अडानी वगैरह जो भी है सब उन्हीं लोग के हाथ, उन्हीं लोग प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, भले जरूरत है रोटी की, लेकिन देख रहा है कि नहीं लोगों में परचेजिंग पावर है कि वो आईफोन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका करेगा? आईफोन का, क्योंकि वो आपके क्रय शक्ति का प्रयोग करेगा, वो आपके बेसिक नीड से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्शन वो अपने हिसाब से करता है। ठीक है, किसके लिए करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, किसको बांटना है, जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो किसके पास जाएगा, इसको भी डिसाइड करने वाला कौन है? प्राइवेट कंपनीज। अब जैसे आईफोन बनाया तो जो बीपीएल परिवार है उनके लिए थोड़ी बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? हम लोग जैसे लोगों के लिए बना रहा है कि हाँ इन लोगों को एक झुनझुना थमा दो, उसी में बिजी रहे और फिर उसका फिर चेंज करते रहना। ठीक है, कि ये फलाना वीवो V17 एक मॉडल, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, V17 प्रो दूसरा मॉडल, फिर V17 प्रो मैक्स तीसरा मॉडल, थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। उसको मालूम है कि लोग क्या होंगे, खरीदेंगे। ठीक है, तो वो सबके लिए वो डिजाइन नहीं किया, किसी खास वर्ग के लिए ही वो उस प्रोडक्ट को क्या किया, डिजाइन किया। यानी वितरण का भी जो स्वामित्व है, ऑनरशिप है, किसके पास? प्राइवेट कंपनीज के पास। ठीक है, तो वैसे अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे राइट्स जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के हाथ में होगी, उस अर्थव्यवस्था को ही कैपिटलिज्म इकोनॉमी कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, सारे राइट पूंजीपतियों के पास। ठीक है, सरकार उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट सरकार का नहीं होता। सरकार को क्या मिलता है? रेवेन्यू मिल जाता है। क्योंकि एक वर्ड अगर और जोड़ दिया जाए, वो वर्ड क्या है? रिसोर्स, संसाधन। तो किसी भी देश के संसाधन बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर खनिज की बात करें, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, है ना, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत तरह के संसाधन। ठीक है, तो सभी संसाधन पर अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है, वो किसी और दूसरे को नहीं दे सकती। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? वो रिसोर्सेज दे रही है, किसको? पूंजीपतियों को। ठीक है, कि हाँ लो संसाधन जो चाहिए, इसके बदले भैया इतना पैसा लाओ। ठीक है, तो पूंजीपति ने क्या किया? संसाधन खरीदा सरकार से। ठीक है, उसको जो भी टैक्स देना है वो टैक्स दिया। अब उसके बाद काम खत्म हो जाता है सरकार। अब सारा काम कौन कर रहा है? अब उस रिसोर्सेज के आधार पर प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो वैसे इकोनॉमी ही क्या हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। बुझा रहा है कि निकल रहा है ऊपर ऊपर से? ठीक, चलिए अब इस एक रिसोर्स यानी संसाधन, आपके देश में जितना भी खनिज है वो आपका क्या है? रिसोर्स। आपके देश में जितना भी मानव रह रहे हैं जो काम कर सकते हैं, वो क्या है? मानव संसाधन। जल जितना है, जल संसाधन। फॉरेस्ट, वन जितना है, वन संसाधन। तो संसाधन यानी रिसोर्स, जिसको यूज किया जाता है किसी काम के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया। अब इसका एक फायदा भी, फायदा बहुत है कैपिटलिज्म इकोनॉमी के, और कहीं कहीं पर उसके लॉस भी नजर आने लगते हैं, है ना। फायदा क्या? डेवलपमेंट। ठीक है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, बहुत तेजी से विकास करना।
ठीक है, जैसे यूएसए को देखिए, डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से चला था, क्योंकि उनको अपना इंडस्ट्री डेवलप करना है। तो इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस है कि साथ साथ में बाकी सबका भी क्या होगा, विकास हो जाएगा। अगर हम एक उद्योग लगाते हैं तो काम खुद थोड़ी करेंगे, लोगों को बुलाएंगे ना कि ये काम करो, तुम मैनेजर बन जाओ, तुम सुपरवाइजर बन जाओ, तुम झाड़ू मारो, तुम पोछा मारो, तुम प्रोडक्ट बनाओ। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, रोजगार मिल गया। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, आपका क्या क्रय शक्ति बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। आज आपके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, भूख बहुत जोर से लगी हुई है, किसी फास्ट फूड कॉर्नर से जा रहे हैं, नहीं रुकेंगे आप, मन रुकेगा, पैर नहीं रुकेगा, है ना। यही पॉकेट में बहुत पैसा है, बेवजह का पैसा भरा हुआ, अभी कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो भूख नहीं भी लगा हुआ है, अरे देखे वो मेनू में कोई नया आइटम नजर आया यार, तो घुस जाएंगे कि हाँ खिलाओ या टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। बोल कौन रहा है, पैसा बोल रहा है। तो इकोनॉमिक्स में कौन बोलता है, पैसा बोलता है ना। और बहुत तेज बोलता है, भले मुंह नहीं होता लेकिन बहुत जोर जोर से बोलता है, इतना जोर से बोलता है कि कोई देश का विकास हो जाता है, किसी देश का पतन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इट्स ऑल अबाउट मनी हनी, सारी बातें किसके लिए, पैसे के लिए। आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं, पैसे के लिए। ऑब्वियस सी बात है, पैसे के लिए कि आज पढ़ लिख लेंगे, एग्जाम पास करेंगे, सैलरी आएगा, ठीक है, फिर हंसेंगे। पोस्ट भी बहुत अलग होता है, एक होता है मुस्कुराने वाला पोस्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है, सैलरी तो मिलती है, साथ में इधर उधर से भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि बाबू साहब थोड़ा ये काम करा दीजिए, तो बाबू साहब बोलेंगे कि अरे हम आपका काम है, थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान हुआ, तो चलिए वो ध्यान है, अरे हाँ चाय पानी का देंगे ना, टेंशन नहीं। तो आप क्या करते हैं, मुस्कुराते, ठीक है, फिर खिलखिलाते भी है ना, कि थोड़ा सा बढ़ा, तो आपको दांत में खून लग गया ना, बाहर काम के लिए आप बोलेगा चाय पानी सब काम थोड़ी होगा, खाना भी चाहिए। तो आप बोलेगा दाल रोटी कब तक, कभी तो बिरयानी खाएं, तो दाल रोटी से बिरयानी पे आ गए, इसको क्या कहेंगे, खिलखिलाना। और एक होगा जोर से हंसना, कि सैलरी तो कभी छुएंगे ही नहीं, वो तो भविष्य के, है ना। तो सब उस हिसाब से मेहनत कर रहा है, किसको मुस्कुराना है, किसको खिलखिलाना है, और किसको जोर जोर से हंसना है। तो जोर जोर से हंसना है तो मेहनत ज्यादा करना है ना, कि सैलरी छूने की जरूरत ना हो। इसीलिए तो देश में करप्शन फैल रहा है। भले यहाँ से सीख के जाएंगे कि हाँ नहीं सर मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ सब ठीक करूंगा, वहां कुछ नहीं कर, है ना, कि सर विकास करेंगे हम, और फिर मिलेंगे तो बोलिएगा कि अरे सर विकास तो किए, अपना तो किए, सबका ठेका थोड़ी लिए, अपना विकास पहले। समझ में आया ना। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी होगा। हाँ, तो ड्रॉबैक है, इस लोगों में इमोशंस नहीं होता, ठीक है, जनता मर रही है, मरने दो, है ना, यानी कि पार्शियलिटी हो सकती है। अगर कंपनी को आपसे फायदा है, आपको हायर करेगा, हमसे कोई फायदा नहीं है, लात मार के निकाल देगा, निकाल देगा ना। तो यानी कि पक्षपात पूर्ण रवैया क्या होता है, होता है, किसी को पूज रही है और किसी को पूछ नहीं रही, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है, किसकी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। बुझा रहा है, कोई दिक्कत, आते हैं समाजवादी, ठीक है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे सारा कमांड जो होगा, वो सारा कमांड किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में।
यानी वस्तुओं का उत्पादन भी कौन करेगी? सरकार करेगी। वितरण कैसे होना है इसको भी कौन डिसाइड करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, या इसी को राज्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो सोशलिज्म जो है, समाजवादी और साम्यवादी, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वो अंतर फिर बाद में कभी समझेंगे। अभी समझ लेना है कि सारा का सारा जो पावर है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो गवर्नमेंट के पास है। वैसी अर्थव्यवस्था को ही क्या कहेंगे? समाजवादी। ठीक है, यानी जैसे निजी कंपनी को हम लोग लिखते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, निजी कंपनियों का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर सेक्टर क्षेत्रक होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं? थोड़ा अच्छा लगता है ना, पब्लिक यानी जनता, हम लोग। ठीक है, तो सारा का सारा जो राइट है वो किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास। यहां पर क्या हो रहा था? सारा राइट किसके पास था? प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, तो अगर पब्लिक सेक्टर के पास कमांड दे दिया गया, राइट दे दिया गया प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बुझा रहा है? अब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ लॉस। अगर प्रॉफिट की बात करें तो पक्षपात नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगा। कोरोना वैक्सीन आएगा, सबको मिलेगा, पूंजीपति को भी देंगे, गरीब को भी देंगे, मध्यम वर्ग को भी देंगे, बच्चों को भी देंगे, बूढ़ों को भी देंगे, सबको देंगे। पक्षपात हुआ? नहीं हुआ। उसी लाइन में देखिए, एक बंदा ऑडी से आकर वैक्सीन ले रहा है, और कोई बैलगाड़ी से भी आकर वैक्सीन ले रहा है, और कोई पैदल चल के भी आ रहा है, वो भी वैक्सीन ले रहा है ना? यानी कि सरकार भेदभाव नहीं करती है। बढ़िया है ना? लॉस भी तो है। ठीक है, लॉस क्या है? डेवलपमेंट रेट कम होता है, क्योंकि सरकार अपने मनी का मैक्सिमम पार्ट खर्च करती है जन कल्याणकारी कार्य, है ना? अभी कोरोना वैक्सीन फ्री में दे रही, मिल रहा है, रोड बना रही है, पुलिया बना रही है, लाइट लगा रही है, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, गैस में भी रेट बढ़ जा रहा है, तो रेट कम नहीं कर पा रहे, तो सरकार बोलती है कि ठीक है, आप उतना पैसा में लीजिए, बाकी जो भी है आपको कुछ काट के आपके अकाउंट में डाल दे। इसी को क्या कहते हैं? सब्सिडी देना। क्या कहते हैं? सब्सिडी। कि देश की जनता जो क्रय करने में सक्षम है, जो परचेज करने में सक्षम है, वो तो कर ही रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं धन के अभाव में, तो सरकार क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उनको बोलती है कि हम आपको कम दर में, रियायत दर में वो चीज उपलब्ध कराएंगे। तो रियायत दर में उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करती है? जो निजी कंपनी उनको टैक्स दे रहे हैं, वो अपने टैक्स में कटौती करती है, लेती उनसे सब है, लेकिन उस टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों को रियायत देने में क्या कर दी? खर्च कर दी। इसी को क्या कहेंगे? सब्सिडी कहेंगे, है ना? तो सरकार सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी दे रही है, तो जो पैसा डेवलपमेंट के लिए लगाना था, क्या लग पा रही है? तो जन कल्याणकारी कार्य ज्यादा होते हैं तो डेवलपमेंट रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉबैक दिखा ना? हाँ, फायदा था, पक्षपात नहीं होगा, सबको एक समान होगा। दूसरा, विकास का दर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं चाइना वगैरह में समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है, सरकार हर चीज पर कमांड रखी हुई। ठीक है, सरकार के खिलाफ आप कोई भी न्यूज चैनल नहीं बोल सकता। ठीक है, सेंसर लगाया हुआ है हर चीज पर, यानी सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो समाजवादी का एग्जाम्पल हो जाता है रशिया, हो जाएगा चाइना, हो जाएगा, ये सब
समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है, वर्ड ही है मिश्रित, मिला देना। किसको कहाँ मिला देना, है ना? तो मिला देते हैं, यहां से एक पी उठा लिए प्राइवेट, यहां से एक पी उठा लिए पब्लिक, और दोनों के बीच में करा दिए पार्टनरशिप। क्या हो गया? ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बुझा रहा है? यानी कि प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर दोनों का अधिकार है। सरकार बोलेगी कि हाँ प्रोडक्शन करते हैं, तुम ये करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं। तुम प्रोडक्शन बनाओ, हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, है ना? यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। वैसे देश की इकोनॉमी को ही क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलती है, उस अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं? हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, यहाँ पे अडानी अंबानी भी है और यहाँ पे सरकार भी है, सब मिलकर काम कर रही है। ठीक है? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा है कि विकास दर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि मध्यम अर्थव्यवस्था है, ना तो बहुत तीव्र है ना ही बहुत मंद है। ठीक है? तो मैक्सिमम जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। बुझा रहा है बात? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है? इसको समझने के लिए दो वर्ड फिर हम लोग समझे। एक वर्ड हो जाता है एक है इंपोर्ट, एक है एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात। ठीक है? इंपोर्ट का मतलब आयात करना, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात करना। अब ये निर्यात आयात क्या है? आयात आया किसके पास? मेरे पास। नहीं था, किसी से मंगाया, है ना? मेरे पास नहीं है, दाल का रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? प्रोडक्शन नहीं हुआ, फसल का मार पड़ गया मौसम का फसल पर। ठीक है? तो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। इस स्थिति में प्राइस हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है? ये गोल्डन रूल है इकोनॉमिक्स का। ठीक है? कि जब भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो प्राइस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है? डिमांड कब बढ़ेगा? जब सप्लाई घटी रहेगी तब। अगर सप्लाई कम है तभी तो डिमांड ज्यादा है। ठीक है? 100 आदमी के लिए 100 एप्पल है, तो सही है, एक एक बांट दिए, है ना? अब आदमी है 120, सेब है 100, ठीक है, और सभी को चाहिए एप्पल। ठीक है? पॉसिबल है? 20 आदमी छूटेंगे, है ना? तो अब अगला क्या करेगा कि अब उसके हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो बोलेगा भैया जिसके पास पैसा है ले लो। ठीक है? पहले इसका दाम 1 रुपया था, अब इसका दाम 5 रुपया। तो 5 रुपया में खरीदने के लिए जो जो रेडी है खरीदो। तो किसी के पास 7 रुपया था, वो खरीद लिया। किसी के पास 6 था, वो भी खरीद लिया। किसी के पास 5 था, बोला कि नहीं अब तो जिद हो गया, हम तो खरीदेंगे। भले उसके बाद अगला दिन भूखे सो जाए, अलग बात, जिद का बात। तो 5 में वो भी खरीद लिया। मेरे पास 4 रुपया 75 पैसा था, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे, बोलेंगे अरे बहुत मीठा है ना यार, तो वो खा के बोलेगा अरे हाँ बहुत मीठा।
ठीक है, तो मेरे पास चीजें आई नहीं आई, ठीक है, और 1 रुपए का चीज कितना में बिक गया? 5 में, क्योंकि क्या था, सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा था, प्राइस भी ज्यादा था। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुझा रहा है? चलिए, इसी पे तो पूरा ये 3 चीज समझ गया ना, पूरा इकोनॉमिक्स वैसे ही रगड़ के आगे निकल जाइएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा खेला इसी पे। चाहे आप मुद्रास्फीति पढ़िए, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, कब हम लोग डिप्रेशिएशन ऑफ मनी करते हैं, कब डिवैल्यूएशन करते हैं, सब इसी पर आता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो चीज को मंगाना आयात कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है, यानी आपके पास नहीं है, किसी दूसरे जगह से मंगा लिए, है ना। जैसे दाल की कमी हो गई थी कुछ साल पहले, देखिए दाल जो है वो 200 रुपया किलो तक बिका था, राहड़ का दाल। ठीक है, जबकि उसके पहले रेट बहुत कम था, 60-70 रुपए में मिलता था, अचानक से 200 रुपया कर दिया। तो कितने किचन से ना राहड़ के दाल गायब हो गए। ठीक है, हालात तो ये था कि कोई प्लास्टिक में 4-5 किलो खरीद के ला रहा ना, तो उसको लुटाने का खतरा है ना, सरकार भी उसको दे देते थे कि अरे हाँ, इसको सेफ्टी के साथ इसके घर पहुंचाओ, तो रास्ता में कोई किडनैप करेगा, अरे दाल खा रहा है, क्या बात। ठीक है, और हम लोग क्या खा रहे हैं? टमाटर का झोर। हम लोग भी अल्टरनेटिव निकाल लेते हैं ना, ये नहीं तो ये सही। ठीक है, मन को मना लेते हैं, मनुष्य है, संतोषम परम सुखम, जितना संतोष कीजिएगा उतना सुखी रहिएगा, है ना। तो सरकार देखे कि अरे सिन्हा सर तो खा ही नहीं रहे, खाना जरूरी है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो सरकार किससे कांटेक्ट की? पाकिस्तान से, कि भैया ऐसा है कि तुम हमको थोड़ा सा दाल दो, इसके बदले में तुमको पैसा देते। तो हमारे यहाँ तो दाल कम था, तो दाल कहाँ से लेते आए? पाकिस्तान से। ठीक है, अब दाल का रेट हो गया 120 रुपया किलो, अभी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन है ना कि अब सिन्हा सर भी खा सकते हैं। ठीक है, जहां पे महीना में 2 किलो खरीदते थे, 250 तो खरीद ही सकते, कि अल्टरनेटिव खाएंगे। जैसे चिकन मटन रोज थोड़ी खाया जाता है ना, वैसे दाल, कि अरे नहीं आज मंगलवार है तो आज दाल बना, है ना। फिर 5 दिन बना दिया तो केस कर देंगे तेरे ऊपर, तो गलत काम नहीं करना, है ना, सब इसी पे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास चीजें नहीं है और आप मंगा भी नहीं सकते। ठीक है, ये मेरा क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा बाउंड्री के अंदर का क्षेत्र, ये आंतरिक क्षेत्र, ये बाहर का क्षेत्र। ठीक है, तो भारत बहुत गुलाम था, 200 साल तक गुलामी हम लोग झेले लगभग अंग्रेजों का। ठीक है, तो हम लोगों को एक डर था कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स नाम का कोई कंट्री है, अगर यहाँ के लोग फिर से व्यापार करने हमारे आंतरिक क्षेत्र में आए, तो अंग्रेज गुलाम बना के गया था, अभी पता चला कि कोई और गुलाम बना दिया, साउथ अफ्रीका का भी गुलाम हो गया, है ना। भारत तो डरा हुआ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो भारत जब आजाद हुआ, बोला कि ये सब सिस्टम चलेगा ही नहीं, कोई विदेशी को यहाँ पर काम नहीं करने दें। ठीक है, काम कौन करेगा? यहीं के लोग करेंगे। टाटा को बुलाओ, बिरला बुलाओ, अडानी बुलाओ, यही बुलाओ, एबीएन एमरो मत बुलाओ, एडिडास मत बुलाओ, रिबॉक नहीं बुलाओ, चप्पल पहनना बाटा का पहन, है ना। विदेशी नहीं, विदेशी ना तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना तो यहाँ से कमा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, है ना। कमाई खाएगा कौन? यहीं के लोग कमाई खाएंगे। कम होगा तो कम खाएंगे, ज्यादा होगा ज्यादा खाएंगे, है ना, लेकिन खाएंगे यहीं के लोग, बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी भारत ने अपनी मुट्ठी क्या की? बंद कर दी। अब इस मुट्ठी के अंदर जो है बस वही यहाँ पर काम करेंगे, वही निवेश करेंगे, बाहर के लोगों के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, तो खुल नहीं रहा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगभग बंद हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई भी विदेशी निवेशक आपके क्षेत्र में आकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे देश के इकोनॉमी को क्या कहा जाएगा?
बंद इकोनॉमी। समझ में आया? यहीं के लोग यानी भारतीय लोग ही यहाँ पर पूंजी लगाएंगे, भारतीय ही प्रोडक्शन करेंगे, भारतीय ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। खरीदेगा कौन? भारतीय। बेचेगा कौन? भारतीय। सब कुछ नेशनलाइज, बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि कोई फिर आके गुलाम बना दिया तो। बात तो सही था, उस समय के हालात ऐसे थे। ठीक है, तो वैसे देश को क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। समझ में आया? तो भारत भी इस स्थिति से गुजरा है। ठीक है, अब भारत के सामने क्लोज्ड इकोनॉमी से एक इमरजेंसी जैसे हालात आ गए। कब? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई, खत्म होने के कगार पर आ गई। ठीक है, तो अब भारत क्या करे? भारत बहुत छटपटा रहा था कि कहीं से कुछ कर ले, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ठीक है, उस समय देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव थे, और जो उनके फिनांस मिनिस्टर थे हमारे भारत के, वो थे मनमोहन सिंह। बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, महान अर्थशास्त्री। ठीक है, तो दोनों ने सोचा कि नहीं, अब देश इस हालात से गुजर रहा है, इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ चीजें बदलनी। ठीक है, अब बदलने के लिए उन लोगों ने एक मॉडल तैयार किया। ठीक है, मतलब किस आधार पर बदलेंगे, तो मॉडल बनता है ना। ठीक है, तो इन्होंने, इन लोगों का जो मॉडल है, उस मॉडल को कहते हैं राव सिंह मॉडल। राव सिंह मॉडल। ठीक है, अब इस राव सिंह मॉडल को इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट के फलस्वरूप इन लोगों ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। नया सिस्टम क्या था? कौन सी सिस्टम? लिक्विड पेट्रोलियम। अरे नहीं यार, ठीक है, हाँ तो वो तो होता ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऐसा थोड़ी कि सबको एलपीजी सिलेंडर बांट दिया, उज्ज्वला योजना, नहीं। ठीक है, तो ये 3 लेटर हैं, एल पी जी। यानी भारत को अब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण करना होगा। भारत में अब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना होगा। भारत में अब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण करना होगा। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसी को अपनाएंगे तब भारत अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकता है? सुधार सकता है। ठीक है, यानी पहले भारत में बहुत सारे, अगर आपको यहाँ पर कोई एक प्लांट लगाना है, मान लेते हैं भारत के अंदर, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, सरकार से बहुत तरह का परमिशन लेना पड़ता, तो एंड में उबिया के लोग छोड़ दे, दूर यार हटाओ, नहीं करें। क्योंकि जब जा रहे हैं तो सरकार बोल रहा है ई लाओ, ऊ लाओ, फलाना लाइसेंस लाओ, ढकाना लाइसेंस लाओ, आदमी त्रस्त हो गया। तो अभी फैक्ट्री बना नहीं है, 15,000 तो पेट्रोल में फूक दिए, रोज मिलने जा रहे हैं तो डिनर बाहर ही चल रहा है, लंच बाहर चल रहा है, तो इतना खर्चा स्टार्टिंग में अभी हुआ कुछ नहीं, मटियाव नहीं करेंगे, सरकार मदद ही नहीं कर, है ना। तो इसीलिए भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निवेशकों का क्या विश्वास जीतना पड़ेगा। तो विश्वास जीतने के लिए क्या है? सरकार बोले क्या, रे आओ ना यार, तुमको फलाना लाइसेंस, तो इसका अल्टरनेटिव, है ना। यानी सरकार उद्योग लगाने में जब अपनी पुरानी नीति को छोड़ दे और सहयोगी की तरह काम करने लगे, ठीक है, कि तुम इंडस्ट्री लगाओगे, तुम्हारा इंडस्ट्री चलेगा तो पैसा किसके पास आएगा? रेवेन्यू आएगा ना मेरे पास, तो हम भी तो बूम करेंगे, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, है ना। चलिए, तो नियमों में छूट दे देना, सरकारी नियमों में छूट दे देना, इसी को कहते हैं उदारीकरण।
लिबरलाइजेशन, है ना। प्राइवेटाइजेशन, अब सरकार देख रही है कि बाबू लोग सरकार ऑफिस में जा रहे हैं, मान ले राइस फैक्ट्री है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठंडा का समय है तो बैठे हुए धूप में पेपर पढ़ रहे हैं, और बताइए फलाना बाबू का हाल चाल। तो अरे आपको मालूम नहीं है, कह देंगे उसका बकरी चोरी हो गया तो फला, बस यही हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काम नहीं होगा तो देश विकास कैसे करेगा। तो सरकार बोली कि ऐसा नहीं है, अब निजी कंपनियों के हाथ में काम सौंप, कोई भी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके कुछ भाग को अगर बेच देते, ठीक है, दे देते प्राइवेट कंपनी को, तो अब क्या होगा, कुछ भाग अगर आप दे दिए तो उस भाग के बदले मेरे पास पैसा आया ना, उस पैसे को हम विभिन्न योजनाओं में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी वो यूनिट ली है तो टेक्नोलॉजी यूज करके ही काम करेगी ना, क्योंकि कितने लोगों को सैलरी देगी, तो वो मशीन इन्वेंट करवाएगी एक से एक, कि एक ऐसा मशीन जो 10 आदमी का काम करे, तो टेक्नोलॉजी क्या होगा, डेवलप होगा, है ना, सरकार का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, है ना, सरकारी उपक्रम को निजी कंपनियों के हाथ में सौंप देना, यही कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि घर में बैठे हुए हैं, क्या रे जूता चाहिए, तो तुरंत मोबाइल में खोले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फलाना, स्नैपडील, अरे हाँ रिबॉक का जूता अच्छा लग रहा है, चलो ऑर्डर मार, तो ऑर्डर मारे, कंपनी है विदेश की, और एक सप्ताह के बाद आपके घर पर वो जूता पहुंच गया, है ना, यानी इंडिया क्या दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हो गया। पहले आपको देखिए विदेशी सामान लेने में पैर के चप्पल घिस जाते थे, है ना, कोई विदेशी कंपनी का गाड़ी इंडिया में लाने में जितना का गाड़ी नहीं उतना का खर्चा हो जाता, लेकिन आप बैठे बैठे अभी क्या पूरे विश्व के साथ कनेक्ट है, कनेक्ट है। इसी को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। घर में बैठे बैठे नेट खोले, फलाना किए, अमेरिका में कहीं से किसी के साथ चैट करके अपना बिजनेस क्रैक कर लिया, कि ठीक है तुम यहाँ पर, ऐसे होता है ना कि अब यहाँ के लोग चले जाते हैं अमेरिका, वहां पे काम करते, वहां के लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे, तो क्या हुआ, एक देश का दूसरे देश के साथ दूरी कम हो गया, कम हो गया। जो वस्तु हमारे यहाँ पर नहीं थी वो वस्तु वहां से मेरे पास पहुंच गई, मेरी वस्तु का डिमांड वर्ल्ड में ज्यादा हो गया, तो यहाँ के बिजनेसमैन अपने सामान को भेज रहे हैं, और यहाँ के बिजनेसमैन के पास जो सामान नहीं है वो बाहर से मंगा रहे हैं, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। यही सिस्टम क्या कहलाता है, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देशी निवेश के साथ साथ विदेशी निवेश भी होता है, आयात भी होता है, निर्यात भी होता है, वैसे देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया, क्या बहुत भारी लग रहा है, आसान है, बहुत आसान, बस वही है कि चीजों को अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समझते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप लोगों का खत्म हो गया है। क्लियर, चलिए मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।